नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ सही होते हुए भी इश्यू आ रहा है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज, है ना, 1 मिनट में। हाँ जी साथियों, चलिए शुरू करें। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के हमारे सेशन में हम लोग आपको नदियों का दर्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो नदियों के दर्शन में भारत की प्रमुख 3 नदियां हैं, और भारत की प्रमुख 3 नदियों में कहते हैं कि जब तक नदियों की शुरुआत नहीं हो सकती जब तक हम इंडस की बात ना कर लें। हमारी टीम ने आज क्या किया है कि आपको सबसे पहले इंडस के दर्शन करवाए हैं। इंडस बोले तो सिंधु, क्योंकि यहीं से हिंदुस्तान के ओरिजिन की बात की जाती है ना। क्योंकि विदेशियों की नजर में हिंदुस्तान वहां था जहां पर इंडस रिवर थी, है ना भाई। तो इस आधार पर यह चीज निर्धारित की जाती है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों गंगा और यमुना, साथ में ब्रह्मपुत्र। कुछ प्रमुख नदियां जिनकी बातें हैं उनसे तो हमको करनी ही है। मतलब ये जो बाहर से आया करते थे ईरानी लोग, इनको लगता था कि सिंधु में से हिंदू होता है ना। हाँ जी, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन हाँ, उससे पहले हमेशा की तरह जो जरूरी बातें हैं वो मुझे बता देनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी में मेरा कोर्स पेड बैच चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स चल रहा है, ज्योग्राफी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है लेकिन मिल जाएगी आपको देखने के लिए। आप उसे देख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे, नोट्स भी बना पाएंगे। और प्रीलिम्स को, यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए सारे करंट अफेयर्स के बैच 1-2 बनाने वाले हैं। जो सेशन निकले हैं वो भी मिल जाएंगे, आने वाली क्लासेस भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है बेटा। और टेलीग्राम लिंक जो है मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया है, तो यहां से आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। हाँ भी, मैंने सेशन शेयर कर दिया होगा होपफुली, जहां तक मुझे ध्यान है, और अगर नहीं भी किया हो तो मैं एक बार फिर से कर देता हूं। क्या है पूरी कहानी, नदियों के बारे में क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमको सारी बातें सीखनी चाहिए, मैं आपको एक एक करके बताता चल रहा हूं। सबसे पहली और जरूरी बात क्या है, नदियों की जब बातें की जाएं तो हमें एक बहुत बेसिक और बुनियादी बात पता होती है, और वो क्या होती है, नदियों में पानी आता कहां से है। इस आधार पर नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। बोले कैसे सर? मैंने कहा भाई, नदियों में पानी अगर ग्लेशियर से आया है, ग्लेशियर से आया है तो साल भर आएगा, और जब ग्लेशियर से आया है साल भर आएगा तो वो फिर सदा नीरा कहलाएंगी। सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? सदा नीरा का मतलब हुआ कि वो पेरिनियल है, यानी कि एनी टाइम उन पर पानी रहने वाला है। फिर बोले दूसरा कौन सा होता है? फिर मैंने कहा दूसरा होता है जो मौसम की तरह चलती हैं। बोले इस मौसम की तरह का मतलब क्या हुआ? बारिश आ गई तो बारिश का पानी आ गया। सीजनल रिवर्स हैं, जैसे हमारे राजस्थान में हमारी जो नदियां पाई जाती हैं राजस्थान वाली, वो सारी सीजनल नदियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। ठीक है, यानी उनमें कोई ग्लेशियर ग्लेशियर का झंझट नहीं है। बारिश आ गई तो नदियों में पानी आ गया, और नहीं आई तो फिर पानी नहीं आया। सो सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, चाहे बनास ले लो, चाहे फिर आप कोई सी लूनी ले लो, कोई सी भी नदी उठा लो, उन सब में पानी बारिश की वजह से आ गया। ठीक है सर, तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात, बारिश यदि मतलब क्या कहते हैं, बारिश की वजह से नदियों में पानी आया है या ग्लेशियर की वजह से आया है। ग्लेशियर की वजह से आया हुआ जो पानी है वो पूरे टाइम ग्लेशियर के पिघलते रहने से नदियों में आता रहेगा और वो हमें दिखता रहेगा। पहली बात तो हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया।
एक तरीका और है नदियों को पढ़ने का, और वो क्या तरीका कहता है सर, कि नदियां कौन से क्षेत्र में गिर रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्र के आधार पर भी भारत में नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? हमारे आधार पर, यानी कि नदियां जो हैं वो निकल करके कहां गिरी, वो अरब सागर में गिरी, बंगाल की खाड़ी में गिरी, या कहीं गिर ही नहीं पाई, केवल अंदर ही गोलमोल करके रह गई। इस आधार पर नदियों को दो तीन भागों में बांटा गया। बोले अर्थात, मैंने कहा देखो, भारत का जब हम मैप देखते हैं तो भारत के मैप के अंदर हमें तीन हिस्से दिखाई देते हैं। अरेबियन ओशियन, नीचे की तरफ इंडियन ओशियन, और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी। नदियां या तो इधर गिर रही हैं या इधर गिर रही हैं, और बची कुची जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भारत के अंदर ही कहीं बंद रह गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने नदियों को फिर तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से, अभी मतलब जूम करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं मैप दिखा रहा हूं, नदियां दिखाई नहीं है। आप इंडिया का मैप समझे, मैंने कोई भी नदी का मैप आपको यहां से दिखाने का प्रयास नहीं है, सारी इंडिविजुअली लेकर आया हूं, परेशान ना हो। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो कहां पर हो गया? एक हो गया अरब सागर में गिरने वाले, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले, या फिर देश में ही कहीं अटक जाने वाले। इतनी बातें भी समझ में आ गई। फिर सवाल बनता है कि सर एक बात बताएं, अगर ऐसा है कि नदियां जो हैं वो पानी के हिसाब से दाएं बाएं हो गई हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की कोई कोई खास विशेषता है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई खास विशेषता नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी नदियां हिमालय वाली भी आती हैं, यानी कि सदा नीरा भी आती हैं, और फिर कुछ नदियां ऐसी भी आती हैं जिनमें पानी मानसून के कारण आता है। तो दोनों ही प्रकार की नदियां आती हैं। एक और वर्गीकरण भी है, और वो कौन सा वर्गीकरण है? एक है हिमालयन नदियां, हिमालयन मतलब हिमालय से जिनका ओरिजिन हुआ हो, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, जो कि इस प्रायद्वीप के भीतर पाई गई हो। फिर ये प्रायद्वीप क्या होता है, बहुत बार समझाया है मेरे प्यारे साथियों। वो नदियां जो कि उस क्षेत्र में प्रवाहित होती हो जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसे हमने प्रायद्वीपीय नदियां कहा। ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन से है ना? ठीक है, तो हमने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने का प्रयास किया। अब इस मैप में मैंने आपको कुछ नदियां दिखाई हैं, एक बार के लिए उनको हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी नदियां हमें मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया में दिखाई दे रही हैं, आइए थोड़ा सा उन्हें लर्न करने का प्रयास करते हैं एक एक करके। ठीक है बेटा? आइए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई देने लग जाएंगी। फिर एक एक करके इनका डिटेलिंग भी करते चलेंगे कि कौन सी नदी है, कौन क्या कहां कैसे सब मिल रही है, सब चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। साथियों, मैप में सबसे उत्तर में, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान होना सबसे जरूरी है, मैप जब पढ़ें तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग दिशाओं का निर्धारण करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिए, पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करिए, इस प्रकार के। हाँ भाई, कल आपको नल्ला मलाई वाली कहानी तो याद होगी, अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, है ना? आप लोगों को पूरी कहानी, मुझे खुद आपकी क्लास में आती खुद से हंसी आ रही है उस चीज को याद करके कि क्या गजब ही कहानी हम लोगों ने क्रिएट कर दी थी। हाँ जी, कुछ विद्यार्थी बफर हो रहा है ऐसा लिख रहे हैं। एक बार मैं पोल करा के उनकी सहूलियत के लिए भी पूछ लेता हूं, बताइए क्या आप लोगों को मेरी क्लास सही से सुनाई और दिखाई दे रही है? जल्दी से पोल में पार्टिसिपेट कर दो। अगर बफर होगा तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, एट मैक्स यही तो कर सकते हैं। हाँ जी, तो 92% लोगों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा है। फिर भी 10% काफी होता है, क्योंकि घटते घटते 90% ही आ गया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, रिफ्रेश करते समय भी बफर आता है, होल्ड करिए। हाँ जी, सुनाई दिखाई पड़ गए? अब सही है? काश सही हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी केबल लगा के बैठा हुआ हूं। ठीक है, चलिए साथियों, तो सबसे उत्तर में हमको दिखाई देती है इंडस रिवर। अभी यहीं से याद करते चल रहे हैं हम सब लोग, है ना? पूरा की पूरा मैप अभी अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैंक मैप पे आप बना के भी दिखा देंगे, ये गारंटी है। एक बार याद करके देखते हैं, ठीक है? चलिए, और जैसा दिख रहा है हम वैसे ही याद करते चलेंगे, क्या दिक्कत है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये लीजिए साथियों, हो गया। 6 नदियां एक साथ खत्म। हम लोगों ने ये आप लोगों को याद करवाने के लिए एक ट्रिक का इजाद किया, जिसका नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आजकल कहां गए हुए हैं? पाकिस्तान गए हुए हैं।
हमारा असल में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण जो समझौता हुआ था, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसमें भारत की 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई थी। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु। तो ये 3 नदियां सी जे आई ये तीनों की तीनों किसके पास है मेरे प्यारे साथियों? पाकिस्तान के पास है। अच्छी बात है, यानी इनके पानी पर अधिकार पाकिस्तान का है। इधर आते हैं, हमारे पास तो आजकल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। कौन सी है? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। क्या क्या है इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। रावी, व्यास, सतलज। लीजिए साथियों, 6 की 6 नदियां खत्म। रावी, व्यास और सतलज। तो इधर देखिए, चेनाब, झेलम और इंडस सीजेआई तीनों यहां खत्म। रावी, व्यास, सतलज यहां खत्म। आज याद कर लेना, आज आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत 5 PM सॉल्व करने हैं। आज का टाइटल है प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो टाइम टेबल में नोट कर लेना, पढ़ के आना, फिर बाद में कोई आर्ग्यूमेंट मत देना। लक्ष्मीकांत से सवाल लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद करने के बाद में ये हो गया इंडस वाटर सिस्टम खत्म। इंडस वाटर सिस्टम खत्म। अब कौन क्या है ये सारी बातें हम आगे चल के बताएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों। हम थोड़ा आगे चले तो फिर हमें हिमाचल प्रदेश क्रॉस करने के बाद दिखाई दिया गंगा का सिस्टम। आइए साथियों, ये रही गंगा, और गंगा से थोड़ा उत्तर की तरफ से निकली हुई थी यमुना। यानी यमुना थोड़ा उस तरफ है। किस तरफ? इंडस की तरफ है। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये रहा आपका गंगा वाला सिस्टम, है ना? हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि आपकी क्लास से सभी क्वेश्चंस मिलते हैं। हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, विद्यार्थियों की डिमांड आई कि वैसे क्वेश्चंस करवाइए सर, तो हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं, चिंता ना करें। चलिए, तो इधर की तरफ देखते चलिए। ये रहा गंगा। गंगा के साथ आपने बहना शुरू किया, ये चल दिए आप गंगा के साथ बहते हुए। पहुंचे साथियों, गंगा के साथ में मिली आपको यमुना। ये लीजिए, यमुना मिल गई गंगा में, आ गया प्रयागराज। प्रयागराज के बाद में आप लोग आते बहते गए। ऐसा नहीं है कि और कोई नदी यहां पर नहीं मिली, लेकिन मेजर नदियां यहां दिखाई जा रही हैं। गंगा के साथ में आपको मिलती है गंडक नदी, जो आ रही है नेपाल से। ये रही गंडक नदी, बिहार में आकर के मिल गई। यहां पर ही नेपाल से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है कोसी नदी। ये आकर के यहां मिल गई। कोसी नदी के बाद में फिर आप लोग चल दिए थोड़ा और आगे, यहां पहुंचते हैं। यहां पहुंचते हैं, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, आपने यहां पर पार्टीशन किया इस नदी के अंदर और इधर निकल लिए। ये जगह बन गई हुगली नदी। यहां एक बैराज है, जिस बैराज से मेरे प्यारे साथियों यहां पर गंगा नदी का डिवीजन हो जाता है, जिसका नाम है फरक्का डैम। फरक्का डैम से इधर हुगली निकल गई और इधर की तरफ गंगा चल दी। गंगा गंगा बांग्लादेश में एंट्री कर गई। किस नाम से एंट्री कर गई मेरे प्यारे साथियों? पद्मा के नाम से। गंगा का नाम बदल गया और बदल गया पद्मा हो गया। इधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आ रही थी? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी। ये देखिए, ये आ रही ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र मिल गई मेरे प्यारे साथियों गंगा के साथ में, और ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिली। यहां पर ये ब्रह्मपुत्र जब भारत में थी तब तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करी, इसका नाम हो गया जमुना। क्या नाम हो गया? जमुना। तो पद्मा जो है वो गंगा है और जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ये दोनों नदियां मिलकर के एक और छोटी सी नदी से मिलती हैं जिसका नाम है मेघना। और फाइनली ये सारी नदियां मिलकर के मेघना नाम से कहां गिर जाती हैं? बांग्लादेश के सामने जो स्थित बंगाल की खाड़ी है उसमें गिर जाती हैं। जहां ये नदियां गिरती हैं वहां पर बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ ले जाती हैं। वो सेडिमेंट समुद्र में गिरता है और सेडिमेंट के गिरने से यहां पर आइलैंड का निर्माण होता है, और उसी आइलैंड का नाम भाषणचार आइलैंड है। उसी आइलैंड का नाम भाषणचार आइलैंड है, जिस पर वर्तमान में रोहिंग्याओं को बसाया गया है। ये उसका करंट अपडेट है। कॉक्स बाजार से ले जा करके, यहां था कॉक्स बाजार, यहां से ले जा करके कॉक्स बाजार से इन्हें भाषणचार आइलैंड पर बसाया गया है। ये रिलेवेंस में हमने सारा तथ्य याद कर लिया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? आइए थोड़ा सा लौटते हैं। हाँ जी, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर आपने गोमती नहीं पढ़ाई, गग्गर नहीं पढ़ाई। सारी चीजें अलग से पढ़ाऊंगा,
जो दिख रहा है उसे देखते चलते हैं, है ना। तो हमने जो दिख रहा है उसे हमने चलते हुए कवर कर लिया है। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा इस तरफ लौटते हैं। अब आपके सामने मेनलैंड इंडिया की तरफ चल रहे हैं, पहाड़ों से नीचे उतर के चल रहे हैं। सागर नंदा फिर से आ गए हैं, सागर का स्वागत है। सागर, तुम सागर में ही मिले थे, लग रहा है बहुत दिन से। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, अब आपको यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है लूनी नदी। ये लूनी नदी इस हिमालय में अजमेर की पहाड़ियों से बाहर निकलती है। आपको पता है हमारे राजस्थान की नदी है तो बात करने का बहुत मन करता है इसके बारे में। बात बताएं आपको, ये लूनी नदी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे साथियों। जब निकलती है तब इसका पानी मीठा होता है और आगे जाकर के इसका पानी खारा हो जाता है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के विद्यार्थी बताएं कि ये खारा पानी कहां से होता है। आ भी गया है आंसर। बाड़मेर के निकट एक स्थान है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा नामक स्थान से इस नदी का पानी खारा हो जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, अद्भुत कार्य है ये। राजस्थान है ना सर, ना जाने क्या दिख जाए राजस्थान में, कभी आओ हमारे देश। हाँ जी, तो भाई साहब ये वाली जो चीज है राजस्थान के अंदर, ये जो खारी नदी बनी, इसी कारण से इस नदी का एक नाम लोकल हमारे और कहते हैं, और वो है लवणवती नदी। लवणवती, क्योंकि लवण बोले तो सॉल्ट, सॉल्ट के हिसाब से लवणवती नदी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये नदी बहते हुए गई गुजरात में। गुजरात में गधों के बीच में, अरे माफी चाहते हैं, क्या था वो, गधे जहां पाए जाते हैं उसका नाम, कौन सा पार्क है ये, कच्छ वाला जो है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों कच्छ के अंदर जहां पर गधे पाए जाते हैं, रण ऑफ कच्छ में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये नदी विलुप्त हो गई है ना। गधे जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं सबसे अधिक संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा और आगे की तरफ। अब इधर देखिए, आपको एक नदी अब इस लूनी नदी से साउथ में भी दिखाई दे रही है, और वो कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखें। यहां पर मध्य प्रदेश से, हाँ भाई मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, हाँ भाई राजस्थानियों, मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं जहां से चंबल नदी का ओरिजिन होता है। पहाड़ी का नाम बताया। अरे हमारे राजस्थान के लोग खटाखट बताते हैं, क्योंकि रटते हैं ना भाई हम इस चीज को। जाना पाओ की पहाड़ियां, आप लोग लोड मत लीजिएगा, विंध्या की पहाड़ियों से काम चलाइए आप लोग। हम लोग इस पहाड़ी का लोकल नाम भी याद रखते हैं, जाना पाओ की पहाड़ियां। जैसे नर्मदा के लिए आप लोगों ने याद किया होगा कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, वैसे हम लोग भी विंध्या से निकलने वाली उस पहाड़ी का नाम जाना पाओ पहाड़ी कहते हैं, जहां से चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। ये चंबल निकल करके चली भाई साहब राजस्थान में, राजस्थान में एंट्री करी। मजेदार बात बताते हैं साथियों, इसके ऊपर 4 डैम बने हुए हैं इतनी सी दूरी पे। ये मतलब इतनी कम दूरी पर इतने सारे डैम रखने वाली शायद ये विश्व की पहली नदी होगी। मतलब लगभग ये 600 किलोमीटर के दौर में ही 4 डैम अपने पास रख लेती है। हाँ जी साथियों, बिल्कुल। हाँ देखो, ये तो गांधी डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बैराज डैम और प्रताप डैम, ये सब ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये जो है सारे के सारे डैम भी हमारे साथियों ने बता दिए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये 4 डैम हैं, कोटा तक 4 डैम इस पे पाए जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस नदी में भी पूरे टाइम पानी रहता है। ये नदी जो है ये भी पूरे टाइम पानी रखती है, जबकि ना तो कोई ग्लेशियर है यहाँ पर और ना ही कोई यहाँ पर मानसून का इतनी कृपा है। तो फिर साहब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पानी रहता है? इसके पीछे का कारण है मेरे प्यारे साथियों इस नदी पर बने हुए डैम। वो डैम ऐसे बनाए हुए हैं कि उनको बनाने के लिए अलग से मेहनत नहीं की गई है। तो फिर क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, बहती हुई नदी के रास्ते में ही लाइनें बना दी गई। जैसे ये नदी है, इसके रास्ते में यहां पर एक वो बना दी गई, बड़ी सी दीवार बना दी गई। फिर क्या हुआ, फिर नदी चली, फिर एक बड़ी सी दीवार, रास्ते में बड़ी दीवार बना दी गई। फिर क्या हुआ, फिर यहां पर चले, फिर यहां पर एक बड़ी दीवार बना दी गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोले सर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? अब हमने कहा देखो टेक्निक समझो, बैरियर बना दिए गए हैं, है ना, बैराज टाइप से। इसमें क्या होता है कि नदी जो है, अब मान लो कि 10-15 मतलब 50 फीट ऊंची दीवार बना दी, तो भाई साहब 50 फीट ऊंची दीवार अगर बनी है तो उस दीवार तक पानी ऊंचा चढ़ेगा, ऊंचा चढ़ेगा, फिर उस दीवार को लांघेगा, तब वो आगे चलेगा, आगे चलेगा, फिर नदी बहती रहेगी, फिर थोड़ा आगे चल के फिर 50 फीट ऊंची दीवार बना दी, तब तक पानी बढ़ता रहेगा, फिर उसको लांघेगा, फिर आगे चलेगा, ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता चलेगा। और चूंकि उस पानी को इतना भर के ऊपर से नीचे गिराते हैं तो भाई साहब बिजली पैदा हो जाती है।
तो क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, बिजली पैदा हो जाती है। और ये चारों की चारों डैम जो हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल के लिए अब हमारा राजस्थान है तो रहा नहीं जा रहा है, हम चुप ही नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, चला लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, चंबल का क्षेत्र तो सुना ही होगा आप लोगों ने, क्या कि चंबल के क्षेत्रों में मेरे प्यारे साथियों, बीहड़ के अंदर, चंबल के अंदर क्या पाए जाते हैं, डाकू। असल में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बैडलैंड टोपोग्राफी के कारण जाना जाता है। यहीं पर आपने एक करंट का सवाल पढ़ा था हाल ही में, मध्य प्रदेश के द्वारा यहां पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है भिंड नामक स्थान पर। भिंड मुरैना अगर याद हो तो ये मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र हैं जहां पर चंबल के डाकू पाए जाते हैं। पाने को तो राजस्थान के धौलपुर करौली वाले क्षेत्र में भी, ये पूरा इधर की तरफ धौलपुर करौली है, ये भिंड मुरैना है, ये पूरा बेल्ट चंबल के बीहड़ों के लिए जाना जाता है। चंबल जब बहती है तो वहां पर गहरे गड्ढे बनाते हुए निकलती है। आसपास के क्षेत्रों में इतने गहरे गड्ढे होते हैं चंबल के पानी के कारण कि वहां पर कोई आदमी क्या, अगर दो दो ट्रक भी ऊपर नीचे चल रहे हो तो भी दिखाई ना दें। और वहां पर निवास स्थान होता है बागियों का। आगे बढ़ते हैं साहब, यहां से आगे ये चंबल जो है बहते हुए जाकर गिरती है उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिले में। यहां पर गिरती है यमुना में। किस पर गिरती है, यमुना में गिरती है, इटावा नामक जिले में। ठीक है, ये आई यमुना। सारी चीजें याद हो जाएंगी, चिंता ही मत करो, आपको एक एक चीज रट जाएगी, जो दिख रही है वो सब याद हो जाएगा। उसके बाद तो फिर हम एडिशनल एंट्री करेंगे, है ना। अभी तो सारा याद हो जाएगा, क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये घुसी इटावा के अंदर यमुना में। इस पूरे क्षेत्र में चंबल, ये जो है ना इधर राजस्थान, ये यूपी और ये उत्तर प्रदेश के पूरा की पूरा जो क्षेत्र आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है चंबल घड़ियाल सेंचुरी। यहां पर पाई जाती है चंबल घड़ियाल सेंचुरी। यहां पर मेरे प्यारे साथियों वो जो होता है ना एलिगेटर जिसे आप बोलते हैं, जिसकी लंबी चोंच होती है, वैसा वाला मगरमच्छ, है ना, तो वो पूरे क्षेत्र में पाया जाता है। ये इसकी खासियत है, पानी के भीतर ही एक घड़ियाल यानी मगरमच्छ पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंबल वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर हाल ही में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, और वो क्या थी, इसी के बगल में चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ये चंबल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे चलते हुए ये वाले क्षेत्र को, यानी कि झांसी से निकलते हुए ये कोटा को जोड़ने वाला है, जिसे चंबल एक्सप्रेस वे कहा गया है। अगर हाल ही में आपने, हाँ कोटा में भी है, होने को तो पूरे चंबल में घड़ियाल है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। हाँ जी, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये वाली जगह पर हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद में यहां तक हम लोग पूरी की पूरी यमुना की यात्रा कर लिए। तो भाई साहब, मध्य प्रदेश का निकला हुआ पानी भी यमुना के मार्फत होते हुए गंगा तक पहुंच रहा है। तो जिस गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं, असल में आप ये समझिए कि आप प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, तो आप असल में चंबल में भी डुबकी लगा लिए होते तो भी काम हो ही गया होता। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंबल का ही जो क्षेत्र है वही बेसिन तो यहां पर बना हुआ है। बोले मीनिंग, मैंने कहा मीनिंग ये है कि चंबल का बेसिन उपस्थित है। चंबल का बेसिन कहां है? मतलब गंगा का बेसिन चंबल ही तो है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? हमने कहा जी हाँ। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यमुना में और भी नदियां मिलती हैं, उनका नाम है सिंध, बेतवा और केन। ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे। ये केन और बेतवा जो नदियां हैं, इन्हीं को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में से केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना चलाई गई थी, अगर आपको याद हो, जिसका विरोध भी शुरुआत में हुआ था। केन बेतवा, है ना, रिवर लिंक परियोजना थी। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार प्रमुख नदियां हैं यमुना की, जो जाकर यमुना में मिलती हैं, और यमुना जाकर के कहां मिलती है? गंगा में। गंगा में यमुना कहां से मिली? सीधे हाथ की तरफ से मिली, राइट हैंड साइड से। बोले कैसे पता सीधे हाथ की तरफ से मिली? हमने कहा चलिए आपको बताते हैं कैसे ये मिली। आपको राइट हैंड कैसे पता चलेगा वो सिखाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नदी देखने से पता नहीं चलता है, नदी जहां गिरती है वहां आप चलिए। मेरे प्यारे साथियों, नदी जहां गिरती है वहां चलिए। बोले कहां गिरती है सर? हमने कहा लीजिए, नदी यहां गिर रही है, देखिए क्या आपको गिरती हुई नदी दिख रही है? बोले नहीं दिख रही, थोड़ा जूम करो, लो गिर गई। आप इस नदी में नाव चलाते हुए आ रहे थे बढ़िया से, और नदी में जाकर के नाव गिरी, धम चली गई सर बंगाल की खाड़ी में। आपका मुंह जब बंगाल की खाड़ी की तरफ था, तो आपका
ए वाली दिशा और बी वाली दिशा में कौन कौन सा हैंड था, बस इतना बता दो। हाँ भाई, ए वाली दिशा में आपका कौन सा हाथ था जब नदी में आप बहकर गिर रहे थे, बस इतना बता दो। बस इतना हो गया तो सारा काम खत्म, भविष्य की सारी दिक्कतें खत्म। क्योंकि बहुत बार दिक्कत ये होती है कि सर यही समझ में नहीं आता कि ये कौन से बैंक की ट्रिब्यूटरी है। उम्मीद है सभी साथियों को अब हमेशा के लिए ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो। हाँ जी जनाब। तो यहां पर आपने देखा कि यमुना जी जो हैं वो गंगा में आकर राइट हैंड साइड से मिल रही हैं। इसका मतलब यमुना जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी समझ में आ गई होगी। यमुना जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इधर की तरफ चलते हैं तो आपको ये जो यहां पर गंडक और कोसी दिख रही हैं, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। उम्मीद है इस बात को भी अब समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा जूम और करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर हम पहुंचे, जी हाँ, गोमती का घाघरा गंडक ले जाए, ये तरीके हैं पढ़ने के। यहाँ गोमती है, यहाँ घाघरा है, ये सब पढ़ेंगे आप आगे चल के, लोड मत लीजिएगा। लेकिन नेपाल से नहीं आ रही हूँ, मध्य प्रदेश की ही है गोमती वगैरह, हम पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां से थोड़ा और आगे चले तो हम चंबल तो पढ़ चुके थे। अब चंबल के बाद में मेरे प्यारे साथियों आपको मिलता है मध्य प्रदेश का ये वाला विंध्याचल पर्वत और इधर की तरफ सतपुड़ा पर्वत। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बह रही है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको पूरा इरेज कर दीजिए, लो साफ सुथरा कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि सर पेन लाल यूज मत करिए, मैंने कहा लीजिए नीला यूज कर लिया, आपके लिए मैं क्या क्या नहीं करता। ये देखिए मैंने नीला पेन यूज कर लिया और मैं ये बहाता हुआ, दौड़ाता हुआ, भगाता हुआ ले गया यहां से होते हुए और खंबात की खाड़ी में चला गया। मेरे प्यारे साथियों, खंबात की खाड़ी ये रही। गुजरात के अंदर दो प्रमुख खाड़ियां हैं। खाड़ियां बोले तो वो क्षेत्र जहां पर 3 जगह जमीन है। एक है कच्छ के जंगलों के पास में या दलदल के पास में जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। इसी के पास में यहां पर स्थित है खंबात की खाड़ी। ये वही खंबात की खाड़ी है जो अक्सर सुर्खियों में रहती है। इसे अंग्रेजी में गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है अलंग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिप विनिर्माण का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। डॉकयार्ड है, मतलब वहां पर टूटती हैं जाकर के जहाजों को तोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त सर कुछ और भी बताएंगे क्या? हमने कहा पूछते जाइए, हम तो भरे बैठे हैं, इतना भरे बैठे, का ही करें भैया, लेके क्या करेंगे, कहां जाएंगे इस नॉलेज को, हम आप ही को दे दें। तो भाई ये वाला जो गल्फ ऑफ खंबात है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। गल्फ ऑफ खंबात से पूर्व अगर आप नर्मदा की यात्रा देखें तो नर्मदा की यात्रा एमपी से होकर के और गुजरात से होकर के निकली है। इसके बीच में यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है वो हल्का सा महाराष्ट्र का है। इसलिए बहुत सी किताबों में ये चीज मेंशन है और अगर तथ्यात्मक रूप से आप करेक्ट आंसर पूछेंगे तो नर्मदा महाराष्ट्र से होकर के भी बहती है, लेकिन बहुत ही कम किलोमीटर में, मतलब बॉर्डर बहती है, यूं समझिए आप। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र से नहीं जाता, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक विद्यार्थी क्या कुछ कह रहे हैं, ऊपर जाइए सर, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी जो हमने कहा। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? उम्मीद है महाराष्ट्र का पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, इसके बाद में ये मध्य प्रदेश के अंदर आपने कल परसों ही न्यूज में पढ़ा था, ये कहां से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर? हाँ भाई साहब, कौन सा प्लेट्यू है? अमर भी है और वो कंटक भी काटता है, अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता हुआ ये जा रही है नर्मदा। इसी के बगल में एक स्थान था जिसका नाम था होशंगाबाद, उसके उड़ा दिए होश, मांडू से, मांडू होशंगाबाद के अंदर ही जगह है। होशंग शाह का मकबरा जहां है, होशंगाबाद में नर्मदा फेस्टिवल मनाया गया था और नर्मदेश्वर नाम दे दिया गया इसी नर्मदा के कारण, नर्मदेश्वर। हाल ही में आपने पढ़ा है, कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए साथियों, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों नर्मदा पर ही एक जलप्रपात स्थित है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
इसी प्रकार से फिर यहां पर मिलती हैं हमें सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो देखिए विंध्या और ये अगर मैं पेन अलग यूज करके बताऊं तो ऊपर विंध्या थी, नीचे की तरफ सतपुड़ा थी। इन दोनों के बीच की रिफ्ट वैली में तो बह रही थी कौन? नर्मदा। ये बहते हुए निकल गई और इसके नीचे मेरे प्यारे साथियों यहां बह रही है तापी। तापी नदी, तापी नदी मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र से होते हुए और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। उम्मीद है आप लोगों को अब तापी भी समझ में आ गई होगी। तो ये रही सारी की सारी नदियां जो आपने अब तक तापी तक पढ़ ली। एक बार जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो, हम भी थोड़ा सा पानी पी लें, आगे चलेंगे। रुको, सारी याद हो गई हैं आपको। इस मैप में एक भी नदी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको याद नहीं है। इस मैप की एक भी नदी, इस मैप की रिवीजन कराएंगे, लोड ही मत लो, सारी नदियों का रिवीजन कराएंगे। बस अब खत्म होने वाली है, थोड़ी सी 4-5 ही तो बची हैं। कितनी सी बची हैं? 4-5 ही तो बची हैं, बचा क्या है? हाँ जी, सरस्वती नदी कहाँ है? सरस्वती नदी आपको ज्ञान देने के लिए दिमाग में आ गई है, आपकी आपकी यादों में है, आपके दिमाग में है। हाँ जी, ये बालक जो है अभी तैयारी में नया नया उतरा होगा शायद। कोई नहीं बेटा, होता है। हाँ जी, मुफ्त में अच्छा ज्ञान और तैयारी में नया उतरा आदमी, ये दो ही इस तरह के सवाल करते हैं। हाँ जी, तो अब यहां पर हम अगर देखें तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपने इस तरफ एक नदी को और देखा जिसका नाम क्या है? महानदी। मेरे प्यारे साथियों, आज सुबह ही हमने करंट के अंदर आपको एक सवाल पढ़ाया था, अगर याद हो तो मैं आपको बताऊं। हमने पढ़ा था यहां पर एक सेंचुरी पढ़ी थी ऑलिव रिडल टर्टल के लिए। नाम बताइए उसका क्या था? हाँ भाई, गहिर माथा मराइन सेंचुरी। भीतरकणिका और सिमलीपाल यहाँ के दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं और यहीं पर महानदी के किनारे मेरे प्यारे साथियों गहिर माथा मराइन सेंचुरी स्थित है, जहां पर ऑलिव रिडल टर्टल पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने उड़ीसा की एक प्रमुख नदियों में बता दी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इधर की तरफ चलते हैं। तो साथियों हमें महाराष्ट्र से निकला हुआ एक नदी और दिखाई देती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र से निकलने के बाद वर्तमान के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बिल्कुल पांडिचेरी का एक हिस्सा जिसका नाम है यनम, वहां के नजदीक मेरे प्यारे साथियों गिरती है जाकर के अरब सागर में। ठीक है, पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे, ये 4 ही केंद्र हैं जहां पर पांडिचेरी का प्रशासन चलता है। इन पांडिचेरी के प्रशासन में यनम और पांडिचेरी और कराईकल ये दोनों हैं तमिलनाडु में, और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के बाद में महाराष्ट्र से ही निकली एक नदी और है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी कर्नाटक से भी बहती है और बहते हुए ये नदी पहुंचती है इसी प्रकार से बिल्कुल इसके नजदीक, गोदावरी के बिल्कुल नजदीक ही आंध्र प्रदेश के किनारे तट पर जाकर के समुद्र में गिर जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों जहां तट पर गिरती है वहीं पर इन दोनों नदियों के बीच में एक झील स्थित है और उस झील के किनारे एक जगह स्थित है जिसका नाम इल्लुरु है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये, एक मिनट, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैप मिनिमाइज करिए। बेटा फिर वो दिखेगा नहीं, मतलब मुझे ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक जगह है जिसका नाम है कोलेरू। तो कोलेरू जगह है, कोलेरू झील है और इल्लुरु क्या है? जगह है। तो ये कोलेरू लेक हो गई। ठीक है साथियों, ये हो गया आपके सामने क्या? कृष्णा। कृष्णा के अंदर भीमा, ये प्रमुख नदियां हैं। हालांकि मैं इसके बाद भी आप लोगों को सारी सहायक नदियां पढ़ाऊंगा, लोड मत लीजिएगा। सारी तुंगभद्रा, भीमा ये सब होंगी, चिंता मत करें बिल्कुल भी। ठीक है साथियों, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों थोड़ा और हम नीचे निकले तो कर्नाटक से आगे, कर्नाटक में ही एक नदी और दिखी हमें जिसका नाम है कावेरी नदी, जो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु के अंदर जाकर के गिरती है। और ये बिल्कुल वहीं गिरती है, बिल्कुल कराईकल के पास में। ठीक है, यनम और कराईकल। ठीक है, इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें यहां पर बोले तो केरला के अंदर, तो मेरे प्यारे साथियों कर्नाटका से एक नदी और निकलती है जो केरला में गिरती है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों
मतलब पेरियार रिवर के नाम से इसे जाना जाता है, पेरियार रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। ये लीजिए, आपके सामने पूरे मैप के अंदर की जो नदियां हैं वो खत्म हो गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन मैं ये वाली फोटो में तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई एम वेरी मच श्योर। ऐसी स्थिति में यहां पर मैं रिवीजन करा सकता हूं आपको। रिवीजन से मतलब हुआ आपसे पूछ सकता हूं कितना याद है, क्या है, क्योंकि आपको ये हरा हरा तो दिख रहा है, बस नाम नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में वो नदी कौन सी है ये कंफर्म हो जाएगा। करें रिवीजन, इन सब का डिटेल भी चलेगा, लोड मत लीजिएगा, हम सब कर दीजिएगा। बेटा वो सब छोटी नदियां वो सब आएंगी आगे चल के, गोवा की नदी जो मांडवी रिवर है वो भी आएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी अभी छोटी छोटी नदियां, माही नदी बच गई है वो भी आएगी, साबरमती बच गई है वो भी आएगी, बनास बच गई है वो भी आएगी, का है ना, गोमती बच गई है वो भी आएगी, या सोन नदी बच गई है वो भी आएगी। बहुत सारी नदियां हैं अभी तो जो बची हुई हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब इधर देखते हैं। आइए साथियों, सबसे ऊपर की तरफ यहां जो नदी दिख रही है, बोलते आइए फटाफट, यहां पर जो नदी दिख रही होगी उसका नाम बताइए क्या है। ये नदी असल में मैंने ज्यादा दूर कर दी, इस तरफ से बताइएगा। वो वही बात है ना, पाकिस्तान को मैं सोच रहा हूं कि वो तो है ही नहीं, हम इंडिया में मान के चल रहे हैं। ये कौन सा है? इंडस नदी है, ठीक है साथियों। इंडस के साथ में तीन नदियां हमने याद की थी, CJI। हाँ भाई, इंडस, झेलम, चेनाब। तो इसके अंदर एक नदी झेलम चेनाब, झेलम चेनाब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तीन नदियां और थी, कौन कौन सी? RBS। तो भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? यानी इंडस रिवर सिस्टम में जो सबसे दक्षिण के अंदर स्थित नदी है वो ये वाली है, जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है इसका? सतलज नदी। ये लीजिए, तो हमने सतलज नदी पढ़ ली, रावी और व्यास पढ़ ली, रावी व्यास सतलज, ये सब कहां मिलती हैं, क्या मिलती हैं, ये सब पढ़ाऊंगा, लोड मत लीजिएगा। तो ये हो गया इंडस वाटर सिस्टम खत्म। आगे चलते हैं, आगे बढ़े तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमको उत्तराखंड से निकलता हुआ ये नदी का नाम, जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूं, नाम बताएं। जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूं, नाम बताएं। गंगा है। गंगा के सामने यहां पर एक मार्कर और चला रहा हूं, इसका नाम बताएं। क्या नाम है? यमुना है। तो गंगा में आकर यमुना मिली, कहां मिली? प्रयागराज में मिली। ये नदी को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, बांग्लादेश में लेकर के यहां गिराया। बताइए, यहां पर इस नदी के अंदर इस तरफ से कौन सी नदी आकर के घिर रही है? आंसर करिए फटाफट। हालांकि इसके बारे में मैपिंग के अंदर मैंने बात नहीं बताई थी आपको। इसका नाम है, हाँ, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों गंडक नदी, ठीक है ना। मतलब ये घाघरा नदी है, इसके बाद में गंडक नदी है, और ये वाली कौन सी नदी है ये बताएं। ये गंडक है, ये घाघरा है, ये नदी बताएं कौन सी है? कोसी नदी। गंगा में आकर के यहां पर एक डैम मिला, उस डैम का नाम बोलिए क्या है? डैम का नाम क्या है? फरक्का डैम है। फरक्का डैम से इस तरफ ये नदी गिर गई, क्या नाम बन करके आया? इस तरफ गिरी, क्या नाम बन करके आया? हुगली नदी। क्या नाम बन के आया? हुगली नदी। इधर बांग्लादेश में एंट्री कर गई यमुना, ये गंगा नदी किस नाम से एंट्री करी? बांग्लादेश में किस नाम से एंट्री करी? पद्मा के नाम से एंट्री करी। ये सारा रिवीजन ही चल रहा है। इधर से ब्रह्मपुत्र आई थी जो यहां आकर मिल गई, किस नाम से मिली? जमुना के नाम से। दोनों मिलकर के एक और नदी के साथ मिलकर के यहां समुद्र में गिरी, उसका नाम क्या है? मेघना नदी के नाम से। ठीक है साथियों, अब यहां पर हमने ये नदियां देख ही ली हैं। अब थोड़ा सा इधर की तरफ वापस आते हैं। इधर की तरफ वापस आए तो आपसे पूछा गया कि बताएं, ये नदी जो अभी यमुना में आकर के गिर रही थी, दिस वन, इसका नाम क्या है? ये नदी जो आकर के यमुना में गिर रही थी, इसका नाम क्या है? चंबल नदी है। ठीक है साथियों, चंबल नदी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों यमुना में और भी बहुत नदियां गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा के। तो यहाँ पे बेतवा जो है वो दिखाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल में बनास नदी मिलती है, वो भी कोई आपके लिए लेना देना नहीं है। हालांकि इस मैप में माही भी दिखाई हुई है, ये माही नदी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। बनास नदी है यहाँ पर दिखाई हुई है, उसका भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये लूनी नदी है जो कि अंतःस्थलीय नदी है, जो आपको यहाँ पे दिखा रखी है। चलिए, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये नदी कौन सी है जल्दी से बताएं। नर्मदा नदी दिखाई दे रही है। नर्मदा के नीचे यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है, उसका नाम बताएं। तापी नदी है। बहुत ही बढ़िया चाल साथियों। चलिए, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये एक नदी बह रही है, इसका नाम बताएं। ये रहा,
गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के पास में यहां पर एक नदी और है, कृष्णा नदी है। ऐसे ही एक नदी यहां पर है, कावेरी नदी है। यहां पर भी एक नदी है, महानदी है। ये भी एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां पर भी एक नदी है जो गिर रही है केरला के अंदर, पेरियार नदी है। क्या आपको कुछ और बताने की आवश्यकता है कि सारी रिवाइज हो गई? जो अभी दिखाई वो याद हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जो भी नदियां दिखाई वो यदि सारी याद हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चिंता मत करिए, कंटेंट में मैंने सारी चीजों को बहुत डिटेल में लिया हुआ है। डिटेल में मतलब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी नदी का सिस्टम है, कितना किलोमीटर का है, सारा लेंथ के हिसाब से सिस्टम लिया हुआ है, लोड मत लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा की पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर का बीच का क्षेत्र, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ली गई हैं। लोड मत लीजिए, कौन कहां से निकल रही है, क्या कुछ कर रही है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, उसके ऊपर बनने वाले डैम, ऐसे ही फिर गंगा नदी सिस्टम, गंगा नदी के अंदर कौन सी सहायक नदियां हैं, सहायक नदी के साथ साथ फिर उसमें मिलने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, ये सारे के सारे चमोली फमोली ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सारे के सारे प्रयाग हैं। ये सारी की नदियों के अंदर मिलने वाली कौन कौन सी, अब ये देखो इतनी छोटी छोटी नदियां भी आपको दिखेंगी। बेतवा की सहायक नदी धसौन आपको दिखेगी, चंबल की सहायक नदी पार्वती, काली सिंध, बनास, ये सब दिखेंगी। इसलिए लोड मत लीजिए, सारा बहुत डिटेल में चलने वाला है। ये नदियां अभी खत्म होने में कम से कम 3 दिन और लेंगी, है ना। फिर इसके बाद में मतलब बहुत गहराई के साथ आप पढ़ेंगे। फिर नदियों का थोड़ा सा ये एक और मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट जिसको कहा जा सकता है वो है, जिसमें आपको और भी नदी दिखने वाली हैं, जैसे बैतरणी नदी दिखेगी आपको यहाँ पर, है ना। फिर इसके साथ साथ तापी वापी तो सब सही है। इसके साथ मैं आपको बताऊं फिर एक एक करके सारी नदियों को हमने आगे लिया। अभी 3 नदी सिस्टम ही मैंने डिस्कस करने की उनसे कहा था। फिर हम उसके बाद में गंगा की नदियों के साथ में आगे बढ़ेंगे, फिर यमुना के सिस्टम पर, फिर यमुना के नदी सहायक नदियां कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, काफी डिटेल में ये सेशन जाने वाला है। ठीक है, बताएं कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके अगर आप मुझसे यूपीएससी या एसएससी में कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वजह से आप क्लास यूज कर सकते हैं। शाम 5 बजे का टाइम यूज कर लेना। लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर भूल मत जाना, फिर कहोगे कि आपने बताया नहीं था। इवनिंग 5 PM, ठीक है बेटा। हाँ जी, आपको मैं क्या क्या कह रहा हूं इधर देख लीजिएगा। यूपीएससी में मेरा कोर्स चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो एसएससी में चल रहा है स्टैटिक जीके। क्या चल रहा है? स्टैटिक जीके, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। अगर यूपीएससी वाला कोर्स परचेज करते हैं तो यूपीएससी के लिए जो भी आवश्यक कोर्सेज हैं, या फिर जितने भी टीचर यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, लगभग 100 से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, उन सबके कोर्सेज, उन सबका डे 1 से कोर्स आपको मिल जाएगा। पुराना भी निकल गया, जो गया है वो भी मिल जाएगा। ऐसे ही एसएससी के अंदर जो भी मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबका कोर्स एक ही बार में अंकित 10 रेफरल कोड से गोल लगाने पर मिल जाएगा। एसएससी कैटेगरी में मैं फाउंडेशन बैच चला रहा हूं, जिसमें कि वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। क्लियर है? कोई और दिक्कत समस्या पानी हो तो बताएं। दिलप्रीत क्या लिख रहे हो भाई? काफी भयानक बात बोल रहे हो यार। ऐसी बातें बोलने से पहले भी सोचा करो यार। हाँ, पागल तो नहीं हो गए हो आप?
आपको पता है इसकी कितनी बड़ी सजा है दिलप्रीत? इस प्रकार के रॉन्ग मैसेजेस करने की, कोई मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने की, साइबर क्राइम में भयंकर सजा है। और अन अकेडमी पे तो गलती से भी ऐसी मैसेज मत कर देना, है ना। किसी के बारे में किसी भी प्रकार की गलत सूचना, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, आप कितने भी बड़े तोपखान क्यों ना हो, पॉलिटिशियन नहीं, किसी के बारे में भी ये फेक सजा, फेक जो न्यूज है इनको फैलाने की बहुत तगड़ी सजा है भारत के अंदर, है ना। आईटी एक्ट के तहत आती है ये, सेक्शन 69A के तहत मारे जाओगे, फिर सरकारी नौकरी के सपने तो छोड़ो, फिर बेरोजगारी रह जाओगे। ठीक है। किसी राजनेता के बारे में कुछ गलत कमेंट कर दिया था, मतलब मिस इन्फॉर्म कर दिया था, मैं उस कमेंट को रिसाइट भी नहीं करना चाहूंगा, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई कियोस क्रिएट हो। अन अकेडमी पे तो गलती से भी ऐसी चीजें मत बोलिए जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ में आई हो। किसी के मरने की खबर, किसी के पैदा होने की खबर मत फैलाइएगा। ये अन अकेडमी है, अन अकेडमी पे एक एक चीज आपकी पहले रजिस्टर होती है, तब आप यहाँ आते हो। बाकी मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का देश के साथ क्या हो। अन अकेडमी तो पूरी ऑथराइज चीज है भाई, स्वदेशी कंपनी है। आपकी एक एक चीजें यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड है ना। कृपया करके ऐसा ना करें। चलें, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है बेटा, शाम 5 बजे टाइम याद रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।